वन है, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के हिसाब से सेक्शन 1 के टॉपिक को कवर कर रहा है। अब चूंकि ये नोट्स हमारा इसलिए बनाया गया है, मैं इसलिए आपको पहले रिकमेंड कर देता हूँ क्योंकि देखो बुक्स है काफी ज्यादा क्वांटिटीज में बुक्स की पेजेस होती है। सबसे पहला चीज ये है, और प्रीवियस क्लासेस मैंने कॉम्प्रिहेंसिव और रेफरेंस बुक्स का नाम भी शेयर किया होगा आप लोगों को, है ना। उस नाम के हिसाब से अगर आपको बुक लेने का मन है तो बुक ले लीजिए, नहीं तो मैं सबसे अच्छा ऑप्शन आपको रिकमेंड करता हूँ। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है जिसके अंदर मैंने बेसिक क्वेश्चन बैंक को भी ऐड किया गया, ठीक है ना। और ये स्पेशली बीसीए कोर्स के लिए, अगर आप ये टॉपिक को कवर कर लेते हो ना तो इतना है कि आपको इसके एग्जाम्स को निकालने में दिक्कत नहीं होगी। पर ध्यान रहे, पढ़ना पड़ेगा क्या। हाँ, पापा आपके कॉल किए तो, है ना। सो हाँ, पढ़ना पड़ेगा। आप जो भी चीज देख रहे हो ना उन चीजों को प्रॉपर स्टडी करना पड़ेगा। नहीं स्टडी कीजिएगा तो दिक्कत होगा सारे बच्चों के लिए। मैं पहले बात ये बोलूंगा। अब उसी तरह से है, सबसे पहले मैंने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा सा इंट्रो कवर किया था। कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डेटा लेती है एज एन इनपुट और प्रोसेस करके आपको एक प्रोड्यूस डेटा कन्वर्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल में आप समझो कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन डाला है कि अगर मुझे मकई से कुरकुरे बनाना है तो मकई क्या है, कच्चा मटेरियल है, कच्चा। सो वो कच्चा डेटा जब आता है उसको कहते हैं इनपुट। और सीपीयू उसके अंदर क्या करता है, मशीन क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है और कन्वर्ट किस में करता है, आउटपुट में। आउटपुट क्या बना, कुरकुरे, है ना। पूरा टेस्टी मसाला इंग्रेडिएंट्स वगैरह देके एज इट इज हमारा कंप्यूटर भी काम करता है कि कंप्यूटर ना हमारी रॉ डेटा एक्सेप्ट करता है, समझ गया ना। और रॉ डेटा एक्सेप्ट करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है प्रोसेस करके किसमें, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में जिसका कोई मीनिंग। सपोज अगर मैंने ये नोट्स बनाया तो मैंने क्या लिखा ऊपर में, इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर, फिर इसकी पूरी डिटेल्स डाली, इसको हाईलाइट्स किया, ऊपर में थोड़ा सा हेडिंग को डिजाइन किया अच्छा लगे दिखने में, है ना, प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन के साथ। और फाइनली मैंने इसे एक पीडीएफ का रूप दिया, है ना। जब ये पूरी पीडीएफ के रूप में आ गई तो पूरी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या हो गई, कलेक्ट हो गई। समझ के बात को, सब कुछ इस फॉर्म पे हमारा काम करता है ये टॉपिक। सो यहाँ पे है डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा अनरिकॉग्नाइज्ड रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट लैक कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, जैसे 85 9। मतलब डेटा क्या होता है, डेटा होता है एक डेटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, है ना। मतलब एक ऐसी रॉ डेटा या कोई भी ऐसी फिगर डेटा के एग्जांपल में, जैसे 85 90 78 या किसी का भी डेटा, जैसे आपका पर्टिकुलर एक डेटा होगा। मतलब पर्टिकुलर आपका क्या होगा, एक एग्जांपल में आपका नाम है, आपकी एज एक डेटा होगा, है ना। आपका एज एक डेटा होगा, किसी व्यक्ति का नाम एक डेटा होगा, है ना। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट कैरीज कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग्स। एग्जांपल में स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 253। समझे। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। डेटा हुआ एक वैल्यू पर्टिकुलर और इंफॉर्मेशन हुआ कि स्टूडेंट मार्क्स बराबर 253, स्टूडेंट नेम बराबर निशा, है ना। स्टूडेंट एज बराबर 18/2/2007, है ना। सो ये हमारी हुई इंफॉर्मेशन। समझ में आ रहा है। देखो एक बहुत ही आसान लैंग्वेज में चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप इन सब चीजों को कवर करोगे तो एग्जाम्स में आप अपने हिसाब से थोड़ी बहुत मैनेज करके लिख सकते हो, है ना। यहाँ पे आप आंसर्स को थोड़ा सा, आंसर राइटिंग इसलिए मैंने बोला था प्रीवियस क्लासेस में कि आंसर राइटिंग पे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। अदर कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमें छोटी लाइन में, सिंगल लाइन में या 2-3 लाइन में अगर चीजें क्लियर हो जाती है ना तो याद रखना आसान होता है। फिर उस 2-3 लाइन को हम अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइन मैंने एक लाइन का एग्जाम्पल दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे एक लाइन का एग्जाम्पल दिया गया, लेकिन मैंने क्या बोला, एज डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू नेम इक्वल टू स्टूडेंट टोटल मार्क्स इज इक्वल टू, है ना। इस तरीके से आप इंडिकेट कर सकते हो। नाउ मैंने प्रीवियस क्लासेस में ये टॉपिक भी कवर किया था, ब्लॉक स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। नाउ एक बार फिर से गो थ्रू करते हैं हम लोग। फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। कुछ फंक्शनल आर्किटेक्चर है जिसके अंदर आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब ये कंप्यूटर का एक बेसिक आर्किटेक्चर है जिसमें हमारा डेटा, इनपुट डेटा यहाँ पे है, कीबोर्ड, माउस और एक और डिवाइस होती है स्कैनर। इन सब से डेटा इन करता है। तो आपको पता भी चल जाएगा कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है,
प्राइमरी तौर पे 3 तरह की इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। कीबोर्ड, माउस और स्कैनर हमारी 3 तरह की इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे ऊपर में कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट सीयू मतलब डायरेक्ट ऑपरेशंस एंड फैचिंग, मतलब ये एक तरह का कोऑर्डिनेट ऑफ द कंप्यूटर, मतलब कोऑर्डिनेटर ऑफ द कंप्यूटर, है ना, मतलब ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेज करने के लिए ऊपर बैठा हुआ है, समझ गए। उसके नीचे है हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू चिप, जिसका काम है प्लस माइनस एस्टेरिस्क मतलब गुणा और भाग, साथ ही साथ लॉजिकल ऑपरेशन कि आप इनसे बड़े हैं तो वो उनसे छोटा है, या वो दोनों बराबर है, या ये और ये बराबर नहीं है। सो दैट इज लॉजिकल ऑपरेशंस। इसके अंदर होता है मैथमेटिकल अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब मैथ वाली ऑपरेशन, और लॉजिक वाली ऑपरेशन किसके अंदर होता है, एएलयू चिप के अंदर। उसी के नीचे हमारा है एक प्राइमरी मेमोरी का सेक्शन, जिसके अंदर रैम एंड रोम आता है, समझ गए। रैम एक तरह की रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड वाली मेमोरी, मतलब रैम एक तरह का ऐसा डेटा जिसमें आप यूं रखो कि हमारा डेटा कुछ समय के लिए सेव होता है, और रोम हमारी मतलब रीड वाली मेमोरी होती है, जिसमें जो डेटा होता है ना वो केवल रीडेबल फॉर्मेट में, समझ गए। और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, ये एक ऐसी फ्लैश ड्राइव होती है जिसके अंदर एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव, समझ गए ना। इसको हम लोग सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज करते हैं। इससे हम डेटा को इधर उधर आदान प्रदान कर सकते हैं, इसको इस यहाँ पे डेटा को हम सेफ रख सकते हैं अपने यूज के लिए। हम इसको अपने हिसाब से कहाँ पे भेज सकते हैं, आउटपुट के लिए भेज सकते हैं, कहाँ पे, मॉनिटर पे, प्रिंटर पे और स्पीकर पे। तो मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर कौन सी डिवाइस है, आउटपुट यूनिट है। क्लियर हुआ समझ में। ओके, इसकी बेसिक्स डिटेलिंग यहाँ पे की गई है। अब चूंकि देखो ब्लॉक स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस यूनिट जो है ना वो कवर हो रहा है। अब इस ब्लॉक स्ट्रक्चर्स ऑफ दिस यूनिट के अंदर ना सबसे पहले है इनपुट यूनिट, कैप्चर डेटा एंड कमांड्स, मतलब इनपुट यूनिट इज दैट डिवाइस which takes instruction from the user and communicate this to the computer। मतलब इनपुट यूनिट एक ऐसी डिवाइस होती है ना, डेटा को कैप्चर करती है एंड कमांड्स फ्रॉम द यूजर एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू द बाइनरी फॉर्म 0 and 1 रीडेबल बाय द प्रोसेसर। मतलब एक तरह की इनपुट, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना थोड़ा सा डेफिनेशन वो पीसीए लेवल का पढ़ रहे हैं, समझ गए ना। आप लोग अगर कंप्यूटर सीख रहे होंगे तो वहाँ पे इनपुट यूनिट का एक आसान सा लैंग्वेज है ना, लेकिन आप जो टॉपिक सीख रहे हो वो पीसीए लेवल के टॉपिक है। मतलब पीसीए एक कहीं ना कहीं हमारे लिए कंप्यूटर से ग्रेजुएशन, और आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो एडवांस टॉपिक है, समझ गए ना। यहाँ पे वही चीज कर रहा है कि डेटा एक्सेप्ट कर रहा है ना, कैप्चर डेटा एंड कमांड्स फ्रॉम द यूजर। ये कैप्चर डेटा कहां से आया है, यूजर की कमांड्स के जरिए, समझ गए ना, एंड ट्रांसलेट देम इनटू बाइनरी फॉर्म। अगर आप ए लेते हो तो कंप्यूटर ए को नहीं समझता है, कंप्यूटर क्या समझता है, इसकी बाइनरी को समझता है। आने वाले टॉपिक में बाइनरी की टॉपिक, समझ गए ना। बाइनरी एक नंबर सिस्टम का एक टॉपिक है जिसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये बाइनरी फॉर्म में डेटा को लेता है, ठीक है ना, 0 and 1 के फॉर्म में। जो मतलब जो भी डेटा कंप्यूटर में आप मान के चलो लिखते हो कोई डेटा, पीसीए कोर्स कंप्यूटर थोड़ी समझता है, पीसीए कोर्स कंप्यूटर नहीं समझता है। पीसीए कोर्स को कंप्यूटर क्या करता है ना, बाइनरी फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, और वही बाइनरी फॉर्म को कौन रीड कर सकता है, आपका प्रोसेसर। आपको ये बात नहीं पता था, है ना। प्रोसेसर में एक्चुअली डेटा क्या होता है, बाइनरी की फॉर्म में चलता है ना। हम लोग को दुनिया में लिख देते, मान के चलो मल्टीपल ऑफ चीजें, मल्टीपल ऑफ सॉन्ग सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, फोटोज देते हैं, वो सब कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, लेकिन कंप्यूटर उसको बाइनरी के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी को समझता है। बट इसके अंदर ये इतनी अच्छे तरीके से डेटा इनकोडेड किया गया है कि दुनिया को ना लगता है कि भाई मेरा फोटो सेव है, बट इसका रहस्य कुछ और है, उसकी रहस्य है बाइनरी, समझ गए ना। अब है उसी तरह से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, टर्म एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर 2 यूनिट लगी होती है, जिसमें हमारी पहली यूनिट है कंट्रोल यूनिट। वही चीज मैंने बताया, मैनेजेस कोऑर्डिनेट्स ऑल सिस्टम ऑपरेशन, इट फैक्ट्स प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी, डिकोड्स देम एंड रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ सिग्नल्स अक्रॉस अदर कंपोनेंट्स। मतलब कंट्रोल यूनिट का काम होता है जितनी भी कंप्यूटर के अंदर यूनिट होती है ना, सारी कंप्यूटर यूनिट को क्या करता है, ये
कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है ना। जो भी यूनिट्स होता है उस डेटा को ये फैच करता है, उसको डिकोड करता है, और आपको जहां पे जो चीजें चाहिए वहां पे वो एज ए सिग्नल या किसी ना किसी फॉर्म पे वो आपको दिखाता है। मतलब इनपुट लेने का भी काम कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। मैनेज मतलब इसकी मैनेजमेंट भी कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। आउटपुट की मैनेजमेंट भी कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। मेमोरी की भी मैनेजमेंट कौन कर रहा है? कंट्रोल यूनिट। इवन एएलयू की भी मैनेजमेंट कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। समझ गए ना? उसी तरह से हमारी आती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू, है ना। ये क्या करता है? परफॉर्म्स मैथमेटिकल कंपोनेंट्स। एएलयू का काम होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग एंड डिसीजन मेकिंग लॉजिकल कॉम्बिनेशंस एंड और नॉट, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल। समझ गए ना? ये एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर, ये सब ऑपरेटर है, याद रखिएगा। हम लोग प्रोग्रामिंग में इन सब चीजों को पढ़ेंगे ऑपरेटर के रूप में। समझ गए ना? ए एंड डी, एंड एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है ना, बट आपने अभी तक ऑपरेटर देखा था ये इस तरह का, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू टाइप का, है ना। लेकिन यहाँ पे एंड ऑपरेटर का, या मैथमेटिक्स में आप लोग एंड ऑपरेटर का यूज किए होंगे, है ना। तो इस तरह की ऑपरेटर का काम, मतलब लॉजिकल डिसीजंस, जो डिसीजन मेक हो रहा है, मतलब क्रिएट हो रहा है, और मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस को कौन कर रहा है? हमारा एएलयू। और जब सीयू एंड एएलयू एक साथ मिलता है तो क्या बनाता है? सीपीयू। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट टर्म्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, है ना। और ये दो चीजों से मिल के बनी होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये मैं पढ़ क्या रहा हूं? ये पढ़ रहे हैं हम लोग ये डायग्राम, समझ गए ना? ये डायग्राम को हमको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आपके टॉपिक का ना ये बहुत, मतलब जब आप एग्जाम्स दोगे ना फर्स्ट वाला, समझ गए, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, तो आपको इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन होता है, 100% क्वेश्चन होता है। अब आती है हमारी प्राइमरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी, डायरेक्टली एक्सेस बाय द सीपीयू टू होल्ड एक्टिव प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, जैसे रैम एंड रोम। मतलब प्राइमरी मेमोरी की कनेक्टिविटी डायरेक्ट होती है प्रोसेसर से। सीपीयू का मतलब क्या होता है? प्रोसेसर। सीपीयू का मतलब प्रोसेसर, छोटी वाली जो होती है। तो इसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी किससे होती है? प्रोसेसर से डायरेक्ट इसकी कनेक्टिविटी होती है। तो 4 बजे है क्लास, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी की डायरेक्ट कनेक्टिविटी किससे होती है? सीपीयू से होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से। ठीक है। सो ये, अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है? डेटा, डेटा टेम्पोररी मेमोरी के रूप में काम करता है। जैसे कि एग्जांपल में, एक एग्जांपल में आप ना, मैं क्या कर रहा हूं? कुछ टाइप कर रहा हूं कंप्यूटर पे, टाइप तो कर रहा हूं, लेकिन क्या ये टाइप डेटा, ये जो टाइप डेटा है, क्या जरूरी है कि ये सेव रखेंगे कि नहीं रखेंगे? ये कोई कंफर्मेशन है? आप कोई काम कर रहे हो एट द सेम टाइम, क्या कंफर्मेशन है कि यार डेटा ये सेव रहेगा? ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मतलब हम नॉन कंफर्म्ड है। समझ गए ना? जब हम कंफर्म हो जाते हैं फाइनली, जब नॉन कंफर्म्ड होते हैं तो फिर भी तो कुछ जगह पे रुक तो रहा है, वो अक्षर कहीं ना कहीं रुक तो रहा है। आप टाइप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो अक्षर स्टे कर रहा है, कहीं ना कहीं अक्षर रुक रहा है। जब ये टेक्स्ट कहीं ना कहीं रुकता है, कुछ समय के लिए रुकता है, ये जो जगह होता है इसी को हम लोग रैम के अंडर इंडिकेट कर रहे हैं। समझ गए ना? इसी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी के रूप में काम करते हैं। और इसकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट प्रोसेसर से इसलिए होती है क्योंकि मैं बोलता हूं मुझे लिखना है हेलो वी ऑल आर फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट कटेहर, है ना। सो जस्ट हम लोग ये टाइप जो कर रहे हैं, हेलो वी ऑल आर फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सो जस्ट ये क्या कर रहा है? ये पूरी वर्ड्स को फटाफट 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 क्या कर रहा है? ले रहा है, टाइप कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेसर के पास जा रहा है, प्रोसेसर तुरंत उन चीजों को प्राइमरी मेमोरी पे रख रहा है, होल्ड कर रहा है। तो मतलब प्राइमरी मेमोरी एज अ टेम्पोररी मेमोरी के रूप में काम करता है। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है इट स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टर्म यूज। इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी को कह सकते हैं वॉलेटाइल इन नेचर, मतलब टेम्पोररी मैनर में, और सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, ये डेटा को हमारा सेव करता है
लंबे समय तक के लिए, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, मतलब सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का एग्जांपल आप दे सकते हो एसएसडी, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मतलब पेन ड्राइव। समझ गए? इसमें जो आपका डेटा कब होता है, जब हमने लिखा हेलो वी ऑल आर फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट, नाउ अब मेरा कंडीशन है कि मुझे सेव करना है ये डेटा, ये डिलीट ना हो। जब कंट्रोल एस का बटन प्रेस करते हैं और वो सेव होके पहुंचता है, रैम से उठ के कहां जाता है, सेकेंडरी मेमोरी पे। या नहीं तो अगर रोम के चिप में अब अलग से यूजर्स को यूज करने के लिए कुछ जगह दिया जाता है, तो वहां पे उठ के चला जाता है। सेकेंडरी मेमोरी मतलब एक तरह का ऑप्शनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मतलब ऑप्शनल मेमोरी, जैसे फोन है, फोन में रैम भी होता है और रोम चिप भी होता है आज के टाइम पे, लेकिन ना अलग से एक माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट लगा होता है, आप देखे होंगे। माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट का क्या काम है? माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट का काम है कि उसमें डेटा आपको अगर भर रहा है, आपके रूम चिप में जो कंपनी आपको जगह दिया है, समझ गया ना, अलग से यूज करने का, अगर वो जगह फुल हो जा रहा है तो आप अलग से एक एसडी कार्ड लगा दो। सेकेंडरी मेमोरी मतलब, सेकेंडरी का मतलब होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि हमें ये मेमोरी होनी ही चाहिए, है ना। बहुत सा सिस्टम, लैपटॉप, बहुत से डिवाइस अब ऐसी बनती जा रही है ना जिसमें कंपनी पहले से इनबिल्ट सारी फीचर्स प्रोवाइड करता है। समझ गए ना, जैसे मोबाइल में पहले नहीं फीचर्स प्रोवाइड करता था, लेकिन अब इनबिल्ट आपको मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है, जिसको आप एज अ पर्सनल यूज मेमोरी के रूप में यूज कर सकते हो। और अलग से आपको ज्यादा जगह चाहिए तो कुछ हार्ड डिस्क वगैरह उसके अंदर इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो ये थी हमारी मेमोरी की टॉपिक। उसी तरह से अपने पास है आउटपुट यूनिट, कन्वर्ट्स बाइनरी प्रोसेसिंग रिजल्ट बैक इनटू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल आउटपुट फॉर्मेट। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? कि डेटा कंप्यूटर के अंदर जो भी बन रहा है वो किस फॉर्म पे बन रहा है, बाइनरी के फॉर्म पे। लेकिन आउटपुट यूनिट क्या कर रहा है ना, इस बाइनरी के, अब देखो सबका किस लिए जरूरत है, ये स्ट्रक्चर आपका बहुत ज्यादा क्लियर होता कि कंप्यूटर के अंदर जो सेव हो रहा है वो कैसे सेव हो रहा है, बाइनरी के फॉर्म पे। लेकिन आउटपुट यूनिट, ये मॉनिटर, ये प्रोजेक्टर, हमारी स्पीकर, हमारी मान के चलो प्रिंटर, ये हमारी बाइनरी डेटा को ना ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा में कन्वर्ट करता है। इंसान जिस भाषा को समझ सके, आउटपुट यूनिट का काम होता है हमारी बाइनरी को उस भाषा में कन्वर्ट करना। जैसे अगर आप कहीं पे लिखे हुए हो, एक एग्जांपल में अगर मैं कहीं पे लिखा हुआ हूं काइट क्लास, है ना, सो कंप्यूटर के अंदर ना ये काइट क्लास 01010101 के फॉर्मेट में है। हमने तो काइट क्लास डाला, लेकिन इसको कैसे लिया कंप्यूटर, 0101 के फॉर्मेट में। लेकिन अब ये व्यक्ति को दिखाना है कि हमने कहीं पे काइट क्लास लिखा था, तो आउटपुट यूनिट इस 01 को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, फिर से किसमें, काइट क्लास में। समझ गए? तो इस तरह से काम करता है हमारा आउटपुट यूनिट। अब जो आपने ये टॉपिक देखा, ये मेरी पूरी टॉपिक थी किस चीज से रिलेटेड, फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, है ना। मतलब अगर आपसे बोला जाए कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीपीयू, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर डिजाइन करो, तो ये वाला चार्ट आपको पता होना चाहिए, खुद के हाथ से आप बना सकें। ये याद रखिएगा इस चार्ट से रिलेटेड। और क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है, क्रिएट ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर एंड डिटेल इट। क्या समझे इससे रिलेटेड? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये पूरा आंसर होगा, क्रिएट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ओके, नाउ इट्स कंप्लीट डिटेल्स। ठीक है, ये कंप्लीट डिटेल्स हमारा यहां से लेके यहां तक में कंप्लीट, सारा नोट्स आप लोग शेयर कर देंगे डे बाय डे,